Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है उसके कंडीशन को हम फाइंड आउट करेंगे और उसके एप्लीकेशंस को नेक्स्ट टर्न पे हम देखेंगे। उसका जो मेन एप्लीकेशन है वो मीटर ब्रिज है, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में भी यूज करते हैं और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने में ऑलरेडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज कर चुके हैं। वहां पे हमने कहा था कि ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर है और इसका प्रूफ आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम देंगे। उसी टॉपिक को हम करने जा रहे हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर है क्या? बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल ले ले, इसके चार साइड्स पे चार रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। नाम दे देते हैं R1, R2, R3 and R4। इसके वन डायगोनल के क्रॉस एक सेल लगा दे रहे हैं। इसका EMF हम V सपोज कर ले रहे हैं और दूसरे डायगोनल के क्रॉस एक गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं। अब हमको R1, R2, R3, R4 को ऐसे एडजस्ट करना है कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट है वो 0 हो जाए। जब ऐसा होगा तो हम ये कहते हैं कि ब्रिज इज बैलेंस्ड। ये ब्रिज बैलेंस्ड है और उसमें होगा क्या? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। यानी दो तरीके से हम बात कर सकते हैं। एक फर्स्ट, इफ IG इज इक्वल टू 0 देन R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। या सेकेंड, इफ R1 अपॉन R2 is equal to R3 upon R4 then IG is equal to 0। So इसको प्रूव करने के लिए हम इन जंक्शंस का नाम दे रहे हैं A, B, C and D। नाउ हम ये मान के चल रहे हैं कि IG इज इक्वल टू 0। अब IG इज इक्वल टू 0 है तो हमको प्रूव क्या करना है? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। सो लेट IG इज इक्वल टू 0। IG 0 सपोज कर लेते हैं। अब सपोज कर लेते कि यहां पे I1 करंट फ्लो कर रहा इस सेल की वजह से और यहां पे I2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि सेल से कितना करंट चला होगा? I1 प्लस I2। यहां से टोटल करंट चला होगा I1 प्लस I2। यहां पे I1 चला गया, यहां पे I2 चला गया। अब चूंकि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दे रहा है यानी कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसका मतलब I1 पूरा का पूरा यहां आ गया और ऐसे ही I2 इधर न जाके पूरा का पूरा इधर चला गया। जंक्शन C पे देखे तो I1 प्लस I2 फिर ऐड होके इधर फ्लो करेगा और यहां पे नेगेटिव टर्मिनल में फिर से I1 प्लस I2 करंट इंटर करेगा। यानी जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है उतना ही करंट नेगेटिव टर्मिनल में इंटर कर रहा है, यानी हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है।
तो हमने क्या माना, नल डिफ्लेक्शन, यानी गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग दे रहा है, इसको हम बेटा नल डिफ्लेक्शन कहते हैं। नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन का केस है और हमको प्रूव करना है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। कैसे प्रूव करेंगे? पहले हम किरचॉफ्स लूप लॉ लगाते A B D A में। तो किरचॉफ लूप लॉ लगा रहे A B D A, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक सम 0 होगा, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया माइनस I1 R1, और यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया क्योंकि करंट 0 है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो दैट रेजिस्टेंस इंटू 0 इज इक्वल टू 0, प्लस यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस I2 R3 पॉजिटिव इसलिए ले रहे बेटा क्योंकि करंट के अपोजिट जा रहे, तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, इज इक्वल टू 0। 0 आ गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3। क्या हो गया भाई, I2 R3, इक्वेशन नंबर 1। अगेन हम लूप लॉ लगाएं B C D B में। सो किरचॉफ्स लूप लॉ लगा रहे हैं B C D B में। ये लूप कंप्लीट हो गया और इसमें किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएं तो माइनस I1 R2 प्लस I2 R4 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसका पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव करंट के डायरेक्शन में, इसका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव करंट के अपोजिट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 क्योंकि गैल्वेनोमीटर करंट 0 है। तो यहां से आ गया I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4, इक्वेशन नंबर 2। सो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2 हमको मिल गया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये हमारा प्रूफ हो गया बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का। नल डिफ्लेक्शन यानी ब्रिज बैलेंस्ड है, तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का ये प्रूफ हुआ बेटा। प्रूफ आ गया तो ये करोगे तुम लोग। अब इसके समरी को समझ लेते हैं। इफ IG इज इक्वल टू 0 यानी नल डिफ्लेक्शन, केस फॉर नल डिफ्लेक्शन, तो अगर ऐसा है तो क्या क्या होगा, फर्स्ट ब्रिज इज बैलेंस्ड। क्या होगा भाई, ब्रिज बैलेंस्ड होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। और ब्रिज बैलेंस्ड का मतलब क्या है, VB इज इक्वल टू VD, यानी पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। थर्ड हम क्या कह सकते हैं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये हो गया। देन फोर्थ पॉइंट क्या कह सकते हैं, R1 और R2 सीरीज में होगा बेटा, क्योंकि यहां पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। मान लो यहां पे कोई रेजिस्टर होता है
जब हम इसका हमने क्या कहा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करने में करते हैं, तो यहां कोई रजिस्टर होता तो उस रजिस्टर को हम हटा सकते थे। R1 R2 सीरीज में होगा, R3 R4 सीरीज में होगा, उसके बाद पैरेलल में होगा, वो उसका फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया। सो ये तो हो गया हमारा रजिस्टर के केस में। अब कैपेसिटर में भी हमने इसको अप्लाई किया था। सो कैपेसिटर में क्या यूज करेंगे, ये फोर्थ एप्लीकेशन आपको समझ गया भाई। यहां पे अगर कोई रजिस्टर होता और करंट नहीं फ्लो करता तो उस रजिस्टर को रिमूव कर देते हैं, क्या हो जाता भाई, R1 एंड R2 आर इन सीरीज। Similarly, R3 and R4 are in series। तो जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो इस चीज को फिर से, इस एप्लीकेशन को हम डिस्कस करेंगे। अब इसी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन हम देखते हैं जब कैपेसिटर लगा हो। तो कैपेसिटर के केस में कब हम कहेंगे ब्रिज इज बैलेंस्ड, वो कंडीशन हमको फाइंड आउट करना है, और वो भी एकदम ऐसे ही सिंपल बेटा, किरचॉफ लॉ के ही एप्लीकेशन से प्रूव होगा। बेसिकली ये डेरिवेशन सीबीएसई सिलेबस में नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं वो सीबीएसई सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन उसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने में, इसलिए हम उसको भी प्रूव कर दे रहे हैं। ये सेल हमने लगाया है ईएमएफ वी का, 4 कैपेसिटर लग रहे हैं यहां पे 4 साइड्स पे। ये 4 कैपेसिटर, इसको C1 सपोज कर लें, C2, C3, C4, और यहां पे हमने 5वां कैपेसिटर लगा दिया C5। अब हमको प्रूव क्या करना कि अगर ये चार्ज नहीं हो रहा भाई, यहां का इसको जंक्शन को नाम दे दें A B C D। इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, हमको प्रूव क्या करना बेटा, इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड देन C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4। अच्छा, इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड का मीनिंग क्या है, VB is equal to VD, potential of B is equal to potential of D। So if bridge is balanced, that is VB is equal to VD। अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो उस केस में क्या होगा, VB is equal to VB। So C5 will not be charged। C5 क्या होगा भाई, चार्ज नहीं होगा। और ये चार्ज नहीं होगा तो अब हम सपोज कर लें इस पे C1 पे लेफ्ट वाले पे चार्ज Q1 है, पॉजिटिव प्लेट पे केवल हम चार्ज दिखा रहे बेटा, और इसके यहां पे चार्ज Q2 है। अब
चूंकि ये चार्ज नहीं हो रहा, यानी यहाँ कोई चार्ज गया ही नहीं, तो यहां से जो Q1 चार्ज चला ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा Q1 चार्ज, और यहां से जो Q2 चार्ज चला ये पूरा का पूरा C4 पे आ गया Q2। यानी यहां पे चार्ज क्या है बेटा, जीरो। जब चार्ज जीरो, जब ब्रिज इज बैलेंस्ड यानी VB इक्वल टू VD, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो, और Q इक्वल टू CB, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इसलिए चार्ज इस पे जीरो हो गया। और यहाँ चार्ज नहीं आ रहा है, यानी यहां से जो Q1 चार्ज आया इस पे Q1, तो इस पे माइनस Q1, इस पे माइनस Q1, तो इसमें पूरा का पूरा प्लस Q1 आ जाएगा, क्योंकि इधर चार्ज नहीं गया। ऐसे इस पे Q2 चार्ज है, तो इस वाले प्लेट पे माइनस Q2, इस पे माइनस Q2 है, तो इस पे क्या होगा, प्लस Q2 होगा, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं जा रहा, और फिर यहाँ पे माइनस Q2। तो इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो हमको प्रूव क्या करना, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 करते हैं। तो यहां से हम लूप लॉ लगा रहे हैं, A B D A, A पे लूप लगा रहे हैं, तो माइनस Q1 बाई C1, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट पे जा रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। फिर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, प्लस जीरो। फिर यहाँ पे पॉजिटिव प्लस लेंगे, क्योंकि हम निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, Q2 बाई C3 इज इक्वल टू जीरो। सो यहां से क्या हो गया भाई, Q1 बाई C1 इज इक्वल टू Q2 बाई C3। ऐसे ही हम क्या करें, लूप लॉ लगा दे किस पे, BCDB, BCDB। तो इस केस में जब लूप लॉ लगा के ऐसे ही चार्ज लिखोगे बेटा, ये हो गया माइनस Q1 बाई C2 प्लस Q2 बाई C4 प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से प्रूव क्या हो गया, Q1 बाई C2 इज इक्वल टू Q2 बाई C4। ये इक्वेशन नंबर 2 ले ले, और ये वाला इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दे। क्या करें भाई, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दे, तो यह आ गया C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4। तो जैसे रजिस्टर में केस आया था, वैसे ही कंडीशन यहां पे आ गया। मतलब क्या हुआ कि अगर C1 अपॉन C2, इसका रिवर्स हम देखें बेटा, तो अगर C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 है, तो C5 चार्ज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल सेम होगा, और C5 चार्ज नहीं होगा, तो C5 को रिमूव कर सकते हैं, और C5 को आपने रिमूव कर दिया, तो आपको दिख रहा C1 और C2 किसमें, सीरीज में, C3 C4 किसमें, सीरीज में, फिर वो कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर के लिए हो गया। कुछ बुक्स में आप ये चीज देख सकते हैं, ये प्रूफ आपको मिल सकता है, लेकिन अब जो नेक्स्ट करने जा रहे बेटा वो रेयर बुक्स में मिलेगा, और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्या है वो, अगर दो ब्रांच में कैपेसिटर लगा और दो ब्रांच में रजिस्टर लगा, उस केस में बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या होगा। यानी हम ऐसे ले लें, ये 4 साइड्स होगा ब्रिज के, यहां पे एक सेल लगा है भाई, EMF V, यहां पे 2 रजिस्टर लगा है, R1 R2, और यहां पे इन ब्रांचेस में 2 कैपेसिटर लगा, C1 C2।
अब ब्रिज बैलेंस हो, इसका कंडीशन क्या होगा, यानी ये जंक्शन ए बी सी बी, बी और सी का पोटेंशियल सेम हो, इसके लिए क्या कंडीशन होगा ये हमको समझना है बेटा। बी और सी का पोटेंशियल सेम होने का मतलब ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया, यानी वहां पे कोई कैपेसिटर लगाएंगे तो चार्ज नहीं होगा। और क्यों, क्योंकि उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो देखते हैं क्या कंडीशन बनता है। इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, VB इज इक्वल टू VD, VB क्या होगा, VD के बराबर होगा। अब देखते हैं यहां से, देखो ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो इसमें करंट फ्लो करेगा भाई। इसमें करंट हम सपोज कर लेते हैं I1, यहां पे हम करंट सपोज कर ले रहे बेटा I1, तो यही करंट I1 यहां भी फ्लो करेगा, या I ले ले। अच्छा, यहां पे हमने क्या कहा कि अगर कोई कैपेसिटर रखे, ये चार्ज न हो, इसको हम C सपोज कर लेते, ये चार्ज न हो। ये चार्ज कब नहीं होगा, जब ब्रिज इज बैलेंस्ड, यानी VB इक्वल टू VD। तो इधर तो करंट आने का मतलब नहीं, करंट पूरा इधर चला जाएगा। अच्छा, इस पे चार्ज Q सपोज कर लेते हैं, तो पूरा का पूरा Q इस पे जाएगा, क्योंकि यहां पे चार्ज क्या है, जीरो, ये चार्ज नहीं हो रहा है, कंडीशन VB इक्वल टू VD। तो यहां का पूरा चार्ज इधर चला जाएगा। अब किरचॉफ लूप लॉ हम लगाते ए बी डी ए पे, ए बी डी ए, तो ये हो गया -IR1 प्लस 0, यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहां पे प्लस हो जाएगा बेटा, क्योंकि निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई, Q/C1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया IR1 इज इक्वल टू Q/C1, इक्वेशन नंबर 1। अब लूप लॉ लगाते हैं हम, B C D B, B C D B पे, इस पे किरचॉफ्स लूप लॉ लगा दे, तो क्या होगा बच्चों, -IR2 प्लस Q/C2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी IR2 इज इक्वल टू Q/C2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दे, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1। तो कॉन्वर्सली हम ये कह सकते हैं बेटा कि इफ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1, देन VB इज इक्वल टू VD, यानी C विल नॉट बी चार्ज्ड। तो सीबीएसई बोर्ड में देखें तो वो R1, R2, R3, R4 के लिए केवल कंडीशन दिया हुआ है। हमने 4 कैपेसिटर के लिए भी कंडीशन दिखा दिया कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और 2 रेजिस्टर 2 कैपेसिटर उसमें ब्रिज कैसे बैलेंस होगा उसका भी कंडीशन हमने लिखा दिया भाई। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इस वाले पे हम आते बेटा, क्योंकि उन पे तो बहुत सारे प्रॉब्लम हम किए हुए हैं या ऑलरेडी और आगे हम लोग करेंगे। क्वेश्चन एक देखते हैं, इनके एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस क्या है। ब्रिज जब बैलेंस होगा और ब्रिज जब बैलेंस नहीं होगा, दोनों चीजें भाई। ब्रिज जब बैलेंस होगा तो क्या क्वेश्चंस बनते हैं, और ब्रिज जब बैलेंस नहीं होगा
तब क्या क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो लेते हैं क्वेश्चन। ये इस तरीके से है, इसको ले ले 3 ओम, इसको 6 ओम, यहां पे 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ और यहां पे 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ और एक सेल यहां पे कनेक्ट किया 18 वोल्ट का, 18 वोल्ट। अब यहां पे एक कैपेसिटर है बेटा 10 माइक्रोफैरड का। क्वेश्चन ये करा फाइंड चार्ज stored on 10 microfarad capacitor। 10 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर होगा ये हमको निकालना है। अगर ये कंडीशन अभी जो आपको कराया वो याद है तो हम देखें बेटा दिस अपॉन दिस 1/2। कंडीशन क्या था, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1। तो ये देखें R1 अपॉन R2 1/2 आया और C2 अपॉन C1 1/2 आया। अगर ऐसा है यानी ब्रिज बैलेंस्ड होगा, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा यानी यहां चार्ज 0 होगा। तो Q इज इक्वल टू 0। जस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन अगर ये रिजल्ट याद नहीं है तो आपको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो हमको इसके ऊपर चार्ज फाइंड आउट करना। सो हम सपोज कर लेते यहाँ पे करंट कितना फ्लो करेगा भाई। देखो यहां कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, यहां कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, यहां कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, यही होगा ना। और करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, तो जितना अभी तक हमने पढ़ाया बेटा अगर प्रैक्टिस करा होगा तो बड़ा सिंपल है। ये 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा यानी यहां से 2 एम्पियर। आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, 2 एम्पियर करंट यहां से चलेगा, ये 2 एम्पियर, यहां पे 2 एम्पियर और ये 2 एम्पियर इधर चला है। इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा होगा। अब हमको यहां पे चार्ज निकालना, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते। यहां पे चार्ज Q सपोज कर ले बेटा। अब हम सपोज कर लेते Q चार्ज दिया तो इधर प्लस Q, तो यहां माइनस Q, यहां माइनस Q, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएंगे इन सारे प्लेट पे। तो इस पे हम चार्ज सपोज कर लेते Q डैश। तो यहां पे हो गया Q माइनस Q डैश, इस वाले प्लेट पे Q माइनस Q डैश। हम पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज दिखा रहे बेटा, ये ध्यान रखना। हमने जो चार्ज दिखाया वो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज दिखाया है। हमको वो Q डैश फाइंड आउट करना है। तो इस Q डैश को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, किरचॉफ्स लूप लॉ अप्लाई करें। किरचॉफ लूप लॉ अप्लाई करने के लिए पहले हम ये वाला लूप ले ले, ऐसे इस तरीके से सॉल्व कर ले। तो इसको नाम दे देते जंक्शन को A B C D। आप ध्यान दो सॉल्यूशन कितना मुश्किल है। अगर हमको रिजल्ट पता है तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज पूरा हमको सॉल्व करना होगा।
तो इस पे लूप लॉ अप्लाई करें तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया -6, फिर यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q'/10 प्लस Q'/10, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस होगा, फिर यहां नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस होगा, प्लस Q/6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हम लोग बेटा 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया -360, हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये -360 प्लस 6Q' प्लस 10Q इज इक्वल टू 0। यानी अब इसमें 2 से डिवाइड करके हम सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं तो 3Q' प्लस 5Q इज इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 1। किसी भी इक्वेशन में बेटा कैलकुलेशन जितना लेंदी होगा उसके गलत होने का चांस उतना बढ़ जाता है। कैलकुलेशन मिस्टेक हर स्टूडेंट से थोड़ा बहुत होता है, तो हम इसी को स्ट्रेस देना चाहते हैं कि ये देखो कितना आसान है कि डायरेक्ट हमने 0 बोला, अब इतने स्टेप सॉल्व करने के बाद आएगा वो आंसर। अब हम क्या करें, किरचॉफ लूप लॉ लगा लेते हैं। किस वाले पे? इस वाले पे लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऑप्शंस कई है बेटा, तो हम इसी वाले पे लगा लेते हैं। तो यहां से हम -12, फिर यहां से यहां प्लस Q-Q'/3, क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा ना इधर आएंगे तो, प्लस Q-Q'/3। देन फिर इधर से इधर गए तो ये माइनस हो गया बेटा, क्योंकि प्लस से माइनस पे जा रहा है। इसमें गड़बड़ तो नहीं? हाँ ठीक है। इधर से इधर माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। -Q'/10 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में 30 से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, एलसीएम 30 है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दे तो -360, 30 से मल्टीप्लाई किया, 12 3 36 और 1 0, प्लस 10Q प्लस 10Q माइनस 10Q' माइनस 3Q' इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया 10Q माइनस 13Q' इज इक्वल टू 360। ठीक है भाई, ये इक्वेशन नंबर 2, या इसमें 2 से डिवाइड कर दे तो ये आ गया कितना? 5Q, क्योंकि ऊपर से कट जाएगा इसलिए कर रहे हैं बेटा, 5Q माइनस ये हो गया 6.5 Q' इज इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो देखो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, आएगा क्या भाई? 9.5 Q' इज इक्वल टू 0, यानी Q' इज इक्वल टू 0। 0 आगे जो कि हमने डायरेक्ट यहां पे लिखा था, ये Q' दिखा तो ये Q' जो कैपेसिटर पे चार्ज Q' दिखा, तो Q' क्या हो गया भाई? 0 हो गया। कॉन्सेप्चुअली हमने डायरेक्ट इस रिजल्ट को लिख दिया, अदरवाइज इतने स्टेप्स करने के बाद ये सॉल्व होगा।
तो ये हो गया जहां पे ब्रिज बैलेंस्ड है उसको बड़े आसानी से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, अगर ब्रिज बैलेंस नहीं होता बेटा तब ये सब करना पड़ता, तब ऐसे ही सॉल्व होगा। तो ब्रिज बैलेंस नहीं है, तब देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जो क्वेश्चंस फ्रेम होते बेटा वही हम कराएंगे, ये नहीं कि बहुत लेंदी प्रॉब्लम कराएं। ब्रिज बैलेंस ना हो तो उसके लिए बहुत सारे लेंदी प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग केवल ट्रिकी प्रॉब्लम्स पे आएंगे। ये रेजिस्टेंस दिखा रहे यहाँ पे 6 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम, ये ए बी सी एंड डी, 18 वोल्ट ईएमएफ की ये बैटरी है। ईएमएफ क्या भाई? 18 वोल्ट। क्वेश्चन हमको क्या करना है, देखो इस पे दो क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा। एक तो VB माइनस VD पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि कौन सा हाई पोटेंशियल पे होगा, B हाई पोटेंशियल पे होगा या D लो पोटेंशियल या D हाई पोटेंशियल पे होगा। कोई भी क्वेश्चन पूछे हमको VB माइनस VD फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। या तीसरा क्वेश्चन ये फ्रेम कर सकता है कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटेंस दिया होगा और पूछेगा उस पे चार्ज कितना स्टोर हुआ। तो इस टाइप के प्रॉब्लम यहाँ पे फ्रेम किए जा सकते हैं। तो हम कैपेसिटर लगा देते हैं। यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर लगा दिया 10 माइक्रोफैरड का। ऊपर वाला प्लेट जो है P और नीचे वाला प्लेट Q, इस प्लेट का नाम हमने दे दिया। क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा? फाइंड आउट चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर एंड विच विल बी पॉजिटिवली चार्ज, P और Q। तो वो दिखाने के लिए हमने वो किया। सो फाइंड चार्ज ऑन प्लेट P। हमने डायरेक्ट यही पूछ दिया, तो दोनों चीज हो गया। प्लेट P पे क्या चार्ज होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। चार्ज एंड कैपेसिटर निकालने का मतलब हमेशा उसका मैग्नीट्यूड निकालना बेटा, पॉजिटिव चार्ज निकालना। लेकिन हमने कह दिया कि चार्ज ऑन प्लेट P, इसका मतलब प्लेट P पे क्या चार्ज है, वो निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो दोनों चीज वहां पे आ गई, साइन भी इन्वॉल्व हो गया। और उसी से पता चल जाएगा अगर B हाई पोटेंशियल पे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, B लो पोटेंशियल पे तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के वो चार्ज निकलेगा नहीं। अब अगर हम ये देखें तो 2:1, 1:2 ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है, और बैलेंस्ड नहीं है यानी VB नॉट इक्वल टू VD, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा। अब इसको किया कैसे जाए? तो हम क्या करते हैं, इस पे हमको पता नहीं लेकिन हम इस पे पॉजिटिव चार्ज Q सपोज कर लेते हैं। तो प्लेट का नाम ये यार कुछ और रख देते हैं। इस प्लेट का नाम P है और इस प्लेट का नाम क्या रख दे? S रख देंगे, नहीं तो Q कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बेटा। Q चार्ज है तो इस प्लेट पे क्या होगा? माइनस Q चार्ज। प्लेट P पे Q चार्ज, प्लेट S पे माइनस Q चार्ज, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं। अब हम करंट देखो, करंट कैसे फ्लो करेगा बेटा? ऐसे जाएगा यहाँ पे करंट, तो ऊपर ऊपर ऐसे सर्किट कंप्लीट हो रहा है और यहाँ नीचे से ऐसे सर्किट कंप्लीट हो रहा है। ये तो इसमें जहां कैपेसिटर लगा वहां पे करंट नहीं फ्लो करेगा। तो बड़ा ही बेसिक ये प्रॉब्लम है। और यहां से हम बता सकते हैं कि बेटा यहाँ 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ये तुम लोग निकाल सकते हो 2 एम्पियर, और यहां पे भी 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, 2 एम्पियर।
यानी यहां से 4 एम्पियर करंट चलेगा, 4 एम्पियर। यार इस पे करंट आई ले लो, इसमें आई ले लो, बाइसिमेट्रिक, क्योंकि यहां देखो रेजिस्टेंस क्या 9 ओम, यहां भी 9 ओम है, तो इसमें करंट आई है तो इसमें आई होगा, इसमें 2 आई होगा, किरचॉफ लूप लॉ लगा दो, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने दिमाग में ही उसको कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करें, इस चार्ज को निकालने के लिए ए बी सी डी ए पे हम ए बी डी ए पे किरचॉफ लूप लॉ लगा दें, ए बी डी ए, इस पे किरचॉफ लूप लॉ लगा दें। तो यहां से यहां तक गए, पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव होगा क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहा है कितना, 12 वोल्ट का, -12। यहां से यहां है तो फिर नेगेटिव हुआ क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव हमने उसको पॉजिटिव माना, तो -Q/10। फिर यहां से यहां तो पॉजिटिव का करंट के अपोजिट जा रहा है, +6 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0 होगा। सो ये हो गया -Q/10 -6 इज इक्वल टू 0, यानी Q इज इक्वल टू -60 माइक्रोकूलम। यानी जहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था वहां पे पॉजिटिव नहीं आएगा, बेसिकली ऊपर वाले पे क्या होगा बेटा, निगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए ये साइन निगेटिव आ रहा है। तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, वी बी विल बी लेस देन वी डी। इस पे नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसका पोटेंशियल लेस होगा, इसका ज्यादा होगा। अब हम लिख सकते हैं वी डी माइनस वी बी अगर निकालना होता तो वी डी माइनस वी बी होगा क्या, Q/C, Q/C यानी 6 वोल्ट। ये इसका आंसर हो गया बेटा। सो चार्ज प्लेट P पे -60 माइक्रोकूलम और VB माइनस VD माइनस VB 6 वोल्ट, या VB माइनस VD पूछता तो वो -6 वोल्ट होता। सो दिस इज द आंसर। ये हो गया भाई। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स यहां पे बनते हैं। अब क्लास को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीटर ब्रिज पढ़ेंगे। मीटर ब्रिज इसी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन है, तो उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक you do hard labor, stay fit, stay healthy, stay positive. We will meet again on next turn. Bye bye, sayonara, Godspeed and bon voyage.